हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस इन हाई प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम फिजियो केमिकल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या है, तो हमें ये ऑलरेडी हम फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स में होती है और ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जो कि लाइट का यूज़ करके क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसिस करते हैं। उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस है ये दो तरह से मतलब इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। कैसे? तो जो ये क्या है, ये प्राइमरी सोर्स है पूरे अर्थ के फूड का, क्योंकि हम जो जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, सब एक दूसरे पे फूड के लिए डिपेंड हैं। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस यहाँ पे प्राइमरी सोर्स है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये रिलीज ऑफ ऑक्सीजन भी करती है। ग्रीन प्लांट्स के द्वारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, राइट। उसके बाद 19th सेंचुरी में ये पता चला कि जो प्लांट है उनके अंदर लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है और ये लाइट को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, और ये इनका जो एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मतलब कि शुगर बनती है यहाँ पे, जिसे ग्लूकोज भी कह सकते हैं। और ये बनती कैसे है, तो वो CO2 एटमॉस्फेयर से लेते हैं और वाटर लेते हैं, और वहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में ये कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। और इसको अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो जो हमारा ग्लूकोज बन के आया है वो एक्चुअल में क्या है, ये एक 6 कार्बन शुगर है, मतलब 6 कार्बन का शुगर इसे कह सकते हैं। उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस है, अब ये हो कहाँ रही है, तो देखिए ये जो मेसोफिल सेल्स हैं लीव्स के अंदर, ये बहुत सारा मतलब क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर पड़ा होता है। अब देखिए, आप इसको स्टोमेटा एंड गार्ड सेल के साथ रिलेट मत करिए, क्योंकि ये सेल के अंदर की बात हो रही है और वो पोर के ऊपर की बात थी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अलग है और वो कॉन्सेप्ट अलग है। उसके बाद यूजुअली जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है, इसने अपने आप को मीजोफिल सेल्स के पूरा लाइन किया होता है, मतलब मीजोफिल सेल्स की पूरी जो दीवार है वो इसके आसपास आपको देखने को मिलेगी। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मेम्ब्रेन सिस्टम होता है जिसके अंदर ग्रेना, स्टोमेटा, लैमेला, मैट्रिक्स स्टोमेटा, ये सब कुछ पड़ा होता है। और इसमें क्लोरोप्लास्ट में आपको काफ़ी अच्छा क्लियर डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। तो ये डायग्राम आप देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट है, राइट। तो जिन भी पीछे हम जिन भी ऑर्गन्स की हम बात कर रहे थे या पार्ट्स की हम बात कर रहे थे, तो ग्रैनम आप देख सकते हैं, स्ट्रोमेटा आप देख सकते हैं, लैमेला आप देख सकते हैं। तो ये कहाँ पड़े हुए हैं, सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर पड़े हुए हैं। अब जो ये मेम्ब्रेन सिस्टम है, ये करता क्या है, तो ये लाइट को ट्रैप कर लेगा, और लाइट को ट्रैप करने के बाद क्या सिंथेसिस करेगा, ATP और NADPH बनाएगा। और ये स्ट्रोमा के अंदर क्या हो रहा है, जो ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर क्या होगा, तो यहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं जो कि शुगर को सिंथेसाइज करती हो। बाद में ये शुगर क्या है, स्टार्च में चेंज हो जाता है, राइट। अब जो ये पूरी प्रोसेस हो रही है, ये लाइट की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि लाइट एब्जॉर्प्शन है ये, ठीक है। तो इसे लाइट रिएक्शन कहा जाता है, जिसे फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, राइट। अब देखिए, ये तो हो गई लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन में मतलब सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में जो काम हो रहा है, दैट इज़ लाइट रिएक्शन। लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ होती है, या मैं ऐसे कहूँ कि कुछ कंपाउंड्स आगे भी सिंथेसाइज करके ATP NADPH बनाते हैं। तो वो जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि वो डार्क अंधेरे में होगी या इस तरह से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंपली जो लेटर है, मतलब कि आगे का प्रोडक्ट जो एंड प्रोडक्ट है, वो जो लाइट से ड्रिवन
प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं, मतलब कि लाइट रिएक्शन से ड्रिवन जो प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं एडीपी और एनएडीपीएच, उनके ऊपर ये डिपेंड है। आगे का जितना भी प्रोसेस है वो इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड होगा, और वो जितनी भी रिएक्शन आगे की होगी उसको ही डार्क रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पे कार्बन रिएक्शन होता है, इतना आप याद रख लीजिए कि डार्क रिएक्शन में कार्बन रिएक्शंस होती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऐसा कुछ नहीं होगा कि डार्कनेस में होगी, या ये लाइट में भी हो सकती है, लेकिन इसमें लाइट का कोई यूज़ नहीं है। सिर्फ लाइट से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, जैसे कि NADPH और ATP, सिर्फ इनका यूज़ करके कार्बन रिएक्शंस होती हैं। इसीलिए ये नॉन लाइट डिपेंडेंट होती हैं, कि लाइट हो या ना हो ये चलती रहेंगी। उसके बाद अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं फोटोसिंथेसिस में। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस जो पिगमेंट्स हैं ये एक ऐसा सब्सटेंस होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने में हमें हेल्प करते हैं, और अलग अलग टाइप के पिगमेंट अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि अगर 4 पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए जो कि ब्राइटन और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमेटोग्राम, मतलब कि क्या है कि लाइट कैसी है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर की जो आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगी वो क्लोरोफिल ए होती है। क्लोरोफिल बी येलो और ग्रीन, ज़ैंथोफिल्स येलो एंड कैरोटेनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज। तो ये इनके अलग अलग कलर्स हैं, पिगमेंट्स हैं, राइट। अब उसके बाद व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन एक्चुअल में है क्या, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको काफ़ी डीप में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो जो लाइट रिएक्शन है ये एक ऐसा फोटोकेमिकल फेज होता है जिसमें कि लाइट एब्जॉर्प्शन होती है, वाटर स्प्लिटिंग होती है, मतलब वाटर टूटता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, कुछ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स बनते हैं ATP एंड NADPH, ठीक है। और इसमें बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। अब यहाँ पे जो पिगमेंट्स होते हैं वो 2 तरह के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में मैं कहूँ डिवाइड होते हैं, राइट। तो वो कौन कौन से हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, तो वो है फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 है ये स्टेप नहीं है कि पहले फोटोसिस्टम 1 होगा और फिर फोटोसिस्टम 2 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी डिस्कवरी के बेस पे नाम रखे गए हैं, इनके फंक्शन के बेस के ऊपर नाम नहीं रखे गए हैं। उसके बाद अब जो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होंगे हमारे, ये बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो कि प्रोटीन के साथ बाउंड होते हैं उनको मिला करके बने होते हैं। हर एक फोटोसिस्टम के पास क्या है, बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो है वो नहीं होगा इन फोटोसिस्टम्स के पास, राइट। ये आप ध्यान में रखेंगे। जब ये जो बहुत सारे पिगमेंट्स मिल करके क्या कर रहे हैं, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बना रहे हैं जिनको हम एंटीने भी कहते हैं। और ये जो पिगमेंट हैं ये कर क्या रहे हैं कि और एफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस हो सके, इसलिए डिफरेंट वेवलेंथ्स को ये लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। अब जो ये सिंगल क्लोरोफिल ए बच गया हमारे पास मॉलिक्यूल, ये क्या करता है, ये रिएक्शन सेंटर बनाता है। रिएक्शन सेंटर क्या है, जहाँ पे ये पूरी रिएक्शन होगी, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब मैंने आपको ये बताया कि क्लोरोफिल ए क्या है, रिएक्शन सेंटर बना रहा है। तो मतलब क्या है, जो PS1 है, ठीक है, अभी ये क्या है वो हम आगे समझेंगे, सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि होता क्या है। PS1 जो है इसमें जब क्लोरोफिल ए जो है ये रिएक्शन सेंटर जब यहाँ पे PS1 होगी तो यहाँ पे लाइट की एब्जॉर्प्शन कितनी हो जाएगी, 700 नैनोमीटर लाइट की एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, P700 कहा जाता है। और वहीं दूसरी अगर फोटोसिस्टम 2 की बात करें तो यहाँ पे लाइट की एब्जॉर्प्शन कितनी होगी, 680 नैनोमीटर्स होगी, इसीलिए इसे P680 कहा जाता है, राइट। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब ये जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जो है, अगर रेड लाइट मैं कहूँ, ठीक है, तो ये कर क्या रही है, जो ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है ये रेड लाइट की होती है, और ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देती है, और ये उसे कहती है कि अपने ऑर्बिटल से जंप करके एटॉमिक न्यूक्लियस से दूर चला जाए। अभी इलेक्ट्रॉन ये सब कुछ आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, तो सारे सब्जेक्ट इंटरलिंक्ड होते हैं,
राइट। अब जो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके दूर चला गया, इसको क्या कर लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेज दिया जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, तो इसको साइटोक्रोम्स भी कहते हैं। ऐसा सिस्टम जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है, सिंपल, राइट। अब उसके बाद क्या है, अब देखिए ये पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे PS2 काम करता है, कैसे PS1 काम करता है, क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो इसके लिए हम सीधा सीधा ये डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में आप देखिए तो ये PS2 सिस्टम यहाँ से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये जो रेड लाइट आके गिरी, जिसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया। ये जो रेड कलर का छोटा सा आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको इन्होंने एक्साइट कर दिया और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बन रहा है, ADP से ATP बन रहा है और यहाँ पे कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनेंगे और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के ये जो है फ्री रेडिकल की तरह निकल के बाहर भी आ रहा है, राइट। तो 2-3 चीज़ें ये आप याद रखेंगे। अब ये क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, अब ये कहाँ गया, ये PS1 में चला गया। PS1 में कितनी वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, तो 700 नैनोमीटर की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो अब ये यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन और यहाँ से भी ये एक्साइट होके दोबारा निकला। एक्साइट होने के बाद यहाँ पे PS1 में क्या बन रहा है, तो NADP+ बन रहा है और यहाँ पे ये जो फ्री रेडिकल है हमारा मिल करके क्या बनाएगा, NADPH बना देगा, राइट। तो ये पूरा आप अगर ये इसको Z स्कीम भी कहते हैं, तो ये Z स्कीम जो अगर लाइट रिएक्शन की अगर आप याद रख लेंगे तो आपको पूरा याद रहेगा कि पहले PS2 होता है, देन उसके बाद PS1 होता है और इनके दोनों के प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमने देखा था कि क्या था, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर था, कि पानी कैसे टूटता है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, पानी कैसे टूटेगा। पानी का फॉर्मूला H2O होता है, मतलब कि 2H+ और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलेगा, जो कि क्या है, एक नेट प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस में, तो यही वो नेट प्रोडक्ट है और ऐसे ही निकलती है वो, राइट। सिंपल सी बात है। लेकिन अब समझने वाली बात क्या है कि एक स्टेप होता है जिसे कि फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, तो ये क्या होता है कि इसमें ATP की सिंथेसिस होती है। हमने देखा था कि ATP बन रही थी, पीछे हम ये PS2 में पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे प्रोडक्ट क्या था, ATP निकल रहा था। तो उस ATP की जो सिंथेसिस हो रही है कहाँ होती है, सेल के अंदर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इसमें हेल्प करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब ये 2 तरह से होता है, मतलब कि साइक्लिक होता है और नॉन साइक्लिक होता है। तो इसको समझने के लिए आप सिंपल सा ये डायग्राम देख लीजिए। हमें पता है कि PS2 में क्या होता है कि 680 नैनोमीटर की लाइट की वेवलेंथ हमें चाहिए होती है। उसके बाद यहाँ पर से प्रोडक्ट क्या निकलता है तो यहाँ पे ADP से ATP बनता है, ठीक है, जिसे कि फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और क्या निकलता है, तो कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। और क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ये PS1 में तभी जाएगा आगे जब PS1 को 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ मिलेगी, तभी वो एक्टिवेट होगा। अगर वो एक्टिवेट ही नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस से PS2 में ही आ जाएगा। और जब ये साइकिल चलती रहेगी तो इसे ही साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को PS1 में जाना है तो यहाँ पे 700 नैनोमीटर की लाइट हमें मिलनी चाहिए। जब ये मिलेगी तो PS1 एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे NADPH बन जाएगा। अब यहाँ पे साइकिल नहीं चल रही है, जो इलेक्ट्रॉन निकला था, तो जब साइकिल नहीं चलेगी मतलब कि पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आप सिर्फ ये डायग्राम को याद रख लीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके आगे के जितने भी टॉपिक्स इस टॉपिक में से बनते हैं, कुछ सब टॉपिक्स और भी हैं इसमें, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, सेफ रहें अपने घर में, इसी तरह से हमें प्यार देते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।